2017 के चुनाव में बतौर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुनावी मैदान में उतरे थे और इस बार की पारी में बैटिंग करने उतरे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर। इस बार पिछली सरकार के नाकामियों का जिक्र नहीं, अपनी सरकार ने क्या कामयाबी हासिल की है उस पर जवाब देना होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हमें पता चला है कि हमारे प्रोग्राम का, इंटरव्यू का नाम आपको बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन, एक संभावना छिपी हुई है। देखिए, नाम निश्चित तौर से जब आज तक के माध्यम से आप कोई नाम रखते हैं, कोई कार्यक्रम रखते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा आपको प्राप्त होगा जिसकी खोज में है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर, एक संभावना छिपी दिखती है इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। और जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। तो अभी तो योगी जी हमारे चेहरा हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी उनके नेतृत्व में ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन वह फैसला मेरा नहीं होता है, वो फैसला पार्टी नेतृत्व और विधायक दल का होता है। अगर आपका फैसला होता तो क्या होता? मेरा फैसला तो 2017 में आपको दिखाई दिया है। अगर आपका फैसला होता कि पार्टी का चेहरा कौन हो तो वो कौन होता? मैंने कहा ना, मेरा फैसला जो था वो 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, तो चेहरा तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी थे। मेरा फैसला, पार्टी का फैसला, विधायक दल का फैसला या हुआ तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने और बहुत शानदार ढंग से हम लोग 4 साल से अधिक समय बिता चुके और शानदार ढंग से सरकार चला रहे हैं। और आगे भी भाजपा का ही कमल खिलेगा, भाजपा की ही सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पूरा सिंक है, कहीं मन में कोई मन मुटाव, कोई दिक्कत नहीं है? ना कभी दिक्कत थी, ना कभी दिक्कत है और ना कभी दिक्कत होगी। दिक्कत हमारे विपक्षी साथियों को थोड़ी रहती है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें निकाल कर लाएं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए या भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन हम भ्रमित नहीं हैं, हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हम 2014 जीते हैं, 2017 जीते हैं, 2019 जीते हैं, 2022 जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। इस सवाल पर मैं वापस लौटूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ संभावना यहाँ पर छिपी हुई है। लेकिन अब आते हैं सरकार के कामकाज पर। देखिए, 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार को इस बार जवाब देना है। कोविड हैंडलिंग, कोविड की दूसरी लहर और उसकी मार क्या लोगों में गुस्सा पैदा कर गई है इस हद तक कि आप लोगों को लग रहा है डर, लग रहा है कि लोगों को कैसे समझाएं कि दूसरी लहर की जो मार थी, जो ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की दिक्कत थी, वो आप जनता को जस्टिफाई कर पाएंगे? वक्त बड़ा कम है। देखिए अंजना जी, मैं आज तक के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हमने जितना अच्छा से अच्छा हो सकता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में करने का काम किया है। अगर कोई कमी रही है तो हम उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं पूरे देश में जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मुद्दे पर चर्चा होती है तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का धन्यवाद करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने का प्रयास किया है। हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। इस कोरोना संक्रमण का एक बड़ा संकट था, जिस संकट का सामना मैं समझता हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में नज़र डालो तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। लेकिन यह आपदा थी और आपदा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम उत्तर प्रदेश ने बहुत योग्य ढंग से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। और प्रदेश की जनता में मैं समझता हूँ इसको लेकर के विश्वास है। हमारे विपक्ष के साथी जरूर मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बातें उठाने की कोशिश जरूर करते हैं कि हमने कोरोना काल में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर श्री अखिलेश यादव जी होते या केंद्र में राहुल गांधी जी होते, मटिया मेट कर देते, बंटा ढार कर देते। लेकिन एक तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य जी, एक तस्वीर क्या, एक हथियार है वो विपक्ष के हाथ में। गंगा में बहती हुई लाशें, उन लोगों की मौत जिनका हिसाब नहीं मिल सका, जिनको एक सम्मानजनक अंतिम विदाई नहीं मिली, जिनका कोई हिसाब नहीं है सरकारी रिकॉर्ड्स में,
उस पर जवाबदेह क्या ये सरकार? क्या उन तस्वीरों ने बतौर उप मुख्यमंत्री आपकी नींद उड़ाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप में से जो आज तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं प्रयागराज का निवासी हूं और यह सच है कि कोरोना संक्रमण के संकट का बहुत मुश्किल का दौर था उस प्रदेश ने, देश ने सामना किया। गंगा जी के किनारे जिन लाशों को दफनाने की बात कही जा रही है, बालू के नीचे दबाने की बात कही जा रही है, वह आज से नहीं हो रहा। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। ये परंपरागत, जब से गंगा जी में जल का प्रवाह तुलनात्मक कम हुआ है, तब से यह लगातार होता रहा है कि जब कोई व्यक्ति जलाने के लिए अगर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है अथवा वो जलाना नहीं चाहता है, तो गंगा माँ को समर्पित करना चाहता है कि जिससे उसको मुक्ति मिले, तो वह गंगा जी के किनारे जो बालूग्रस्त क्षेत्र होता है, वो फाफा मऊ भी है, वो श्रृंगेरपुर भी है, वो कड़ा धाम भी है, या गंगा के किनारे आप किसी भी घाट में जाएंगे जहाँ बालू का ढेर की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लोग शव दफनाते हैं और जब बाढ़ आती है उसमें बह करके जाते हैं। मतलब आमतौर पर ये करना अलग है, लेकिन क्या कोविड के वक्त पर एक टीम डिप्लॉय की गई थी आपकी सरकार की तरफ से ये करने के लिए कि रेत में उनको दफन किया जाए, सब कुछ ऐसा कवर नहीं है किया कि जाए? कोरोना काल के समय जो रोटेशन में जो मृत्यु होती थी, स्वाभाविक मृत्यु जो होती थी, और जो घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे वही लोग आते रहे हैं, उसको विपक्ष ने जरूर मुद्दा बनाया। आप सब हमारे मीडिया के साथियों ने भी कुछ उसको दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन सच यह नहीं है। हम क्यों छिपाना चाहेंगे? अगर हमारे प्रदेश का कोई नागरिक, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, किसी को अगर कोरोना संक्रमण के कारण से इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो हम छिपा करके हमको क्या मिलेगा? हम छिपाना नहीं चाहते। उसको दिखाने का तरीका अलग प्रकार से जरूर आया है, लेकिन सच यही है कि वहाँ पर बहुत वर्षों से इस प्रकार से अंत्येष्टि के कार्यक्रम होते रहे। दूसरा मुद्दा किसानों का। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लखनऊ का रुख कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जी चुनौती दे रहे हैं कि अब हम दिल्ली की तरह यहाँ पर भी बॉर्डर पर अपना आंदोलन करेंगे। नींद इससे उड़ती है? नहीं, मुझे लगता है कि श्री राकेश टिकैत जी राजनीतिक दल जो भाजपा विरोधी हैं उनके साजिश का शिकार हो गए। भारतीय जनता पार्टी और किसान यह एक दूसरे के पूरक हैं। जो राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और उत्तर प्रदेश सहित देश का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से किसानों के लिए हुआ है, यह बात मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथों से खेतों में काम किया है, हर वह काम किया है जो एक किसान करता है। किसान के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कभी सपा ने कुछ नहीं किया, कभी बसपा ने कुछ नहीं किया। भाषण ऐसा देते हैं लगता है किसानों के लिए मतलब 4 6 10 पीढ़ियों से कुछ कर रहे हों। लेकिन उनके वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होता था, आपके वक्त पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये फर्क है। पंचायत इतने सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, 3 आंदोलन इस देश में ऐसे हुए हैं जिन आंदोलनों की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश सुनता रहता है। एक जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले एक सीए के नाम पे शाहीन बाग चल रहा था, इसके पहले एनआरसी को लेकर के चल रहा था, जिन आंदोलनों का कोई मतलब नहीं था। भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे भाजपा बदनाम हो जाए। लेकिन जो भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है, किसानों के सामने आ जाता है। आप बताइए, किसान आंदोलन किनका समर्थन प्राप्त है? कितने किसान वहाँ धरने में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं? कौन लोग उस आंदोलन को लेकर के क्यों चला रहे हैं? जो किसान कृषि बिल जिसको लेकर के विवाद है, उस विवाद को देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी रोक ही दिया है, तो इसमें आंदोलन तो यूपी के किसान तीनों कृषि बिल से एकदम संतुष्ट हैं? मैं एकदम आपने कन्विंस कर दिया सारे? हाँ, मैं एकदम मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट भी है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ भी। आपने खुद ही अलग अलग जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसका जिक्र किया, तो जरा जासूसी कांड पर आते हैं। जासूसी कांड में आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कई सारे बीजेपी के नेताओं के भी फोन टैप हो रहे थे? तो केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी, सबके फोन सुरक्षित हैं या नहीं? पेगासस स्पाईवेयर का फोरेंसिक्स करा लिया? देखिए, मैं इस संबंध में मैं बोलूं, संसद का सत्र चल रहा है और वहाँ पर इस विषय को लेकर के चर्चा चल रही है। मेरा इस समय, मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, तो मेरा बोलना इस संबंध में मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन किसी भी विषय पर अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, और विपक्ष से कहा जा रहा है कि आइए आप संसद में चर्चा करिए, और विपक्ष ये कह रहा है चर्चा नहीं करेंगे,
संसद में व्यवधान डालने का काम करेंगे, तो ये तो देश की जनता का पैसा बर्बाद करना। जो गरीबों के, किसानों के और देश के हित में कई कानून बनने हैं, चर्चा होनी है, कोरोना जैसे संक्रमण को लेकर के ये मुद्दा बनाते हैं, आओ चर्चा करो ना, कोई विषय पे चर्चा नहीं करते। और वह केवल संसद की कार्रवाई को न चलने देने का एक जैसे ठान करके आए हैं कि हम चलने की कार्रवाई नहीं देंगे, बाधा डाल करके रखेंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। जासूसी कांड को जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, मुद्दा बनेगा, आपकी मुश्किल बनेगा? श्री राहुल गांधी जी बहुत दिनों से बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, कोई मुद्दा बना क्या? श्री राहुल गांधी जी की किसी बात को कांग्रेस के लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो जनता कैसे गंभीरता से लेगी? क्यों किसानों के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर वो ट्रैक्टर से आते हैं, उस दिन साइकिल से गए महंगाई पर। साइकिल में बैठ करके 2017 में उत्तर प्रदेश में घूमे थे श्री अखिलेश यादव जी के साथ, और हमारी सहयोगी पार्टी अपना दल है, उसके 9 विधायक हैं और कांग्रेस के 7 विधायक रह गए, उनको साइकिल सूट नहीं करती है। अच्छा, अब ये बताइए, आपके पार्टी से जिस भी नेता से पूछा जाए 300 से कम सीट तो आप लोग बताते ही नहीं है। नहीं, हम इसलिए बताते हैं, अखिलेश जी भी 325 का दावा कर रहे हैं। तो मैं कल कोई मुझे बता रहे थे कि वो 400 का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी के दावे आप 2014 के उठा के देख लीजिए, 2017 के दावे देख लीजिए, 2019 के दावे देख लीजिए, जब बुआ भतीजे मिल गए, जब राहुल जी और अखिलेश जी मिल गए, जब वो कहे कि हाँ 2017 में विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन जनता जानती है ना कि ये कोई गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के डर के मारे घर में घुस करके नहीं बैठना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुकून की ज़िंदगी जिए, सुशासन हो, जिसमें वह प्रदेश का हर नागरिक अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सके, अपना व्यापार कर सके, अपनी जो भी उसके काम है उसको करने का काम कर सके। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक हो जाएगी तो मैं आपको कह करके जा रहा हूँ आज यहाँ पे कि हम फिर भी 300 से ज़्यादा कमल खिलाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 2017 की तरह ही मजबूत सरकार बना करके देंगे। अखिलेश आपको एक मजबूत प्रतिद्वंदी लगते हैं या नहीं? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन ये मैंने कहा कि अभी जब सपा बसपा एक साथ मिल गए 51% वोट हम प्राप्त करते हैं, 64 सांसद हमारे जीतते हैं, और चुनाव के परिणाम आने से पहले चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, दर्जनों प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जनता के दिल में मोदी जी हैं, मोदी जी के दिल में देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। तो इस बार मोदी मोदी करेंगे या मोदी योगी करेंगे? देखिए, मोदी योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो मोदी जी का नाम तो सबसे ऊपर है। मोदी जी का नाम तो हम लोग लेकर के पूरे देश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी नाम जुड़ेगा। ये सब 22 जून के बाद हुआ क्या सर? जब कालिदास मार्ग पे ही आप दोनों का घर है, लेकिन 4.5 साल में पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए। दूसरी जगह गए थे, लेकिन कालिदास मार्ग में अड़ोसी पड़ोसी होके भी थोड़ी ही दूरी पे पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए। आप बताइए, इससे पहले श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, शिवपाल जी उस कक्ष में रहते थे, आप पता कर लीजिए कभी शिवपाल जी आए थे क्या वहाँ पे? या कभी मायावती जी की जब सरकार थी तो वहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा रहते तो उनके यहाँ गए थे क्या? ये कोई सिस्टम नहीं है कि उस 5 और 7 के बीच की लड़ाई नहीं है। ये 5 और 7 के बीच में देखिए, सुख और दुख का कोई अवसर आता है तो वह तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका उप मुख्यमंत्री हूँ, हम दोनों भाजपा के हैं, तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना, लेकिन कोई हमारे दल का भी नहीं होता है तो सुख दुख के अवसर पर सब हम एक दूसरे दल के भेद को भी भुला करके लोगों के यहाँ जाते हैं, और हमारे और योगी जी में कोई भेदभाव नहीं है। आप एक बड़े ओबीसी नेता हैं और आरएसएस से लेकर सब में ये हड़कंप मच गया कि आपकी नाराजगी बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। दत्तात्रेय होसबोले से लेकर तमाम लोग आपके घर पे आ रहे हैं, अब सब लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा तो सर आपने स्क्रूज को टाइट किया था बीच में। आपने कैमरा अपना लगा दिया उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, अन्यथा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक के नाते मेरे सभी अधिकारी, आदरणीय दत्तात्रेय जी हों, चाहे आदरणीय कृष्ण गोपाल जी हों, या हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे चाहे सरकारी निवास पे, निजी निवास पे कई बार आए हैं और कई बार आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो उसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। पर आप एक बड़े ओबीसी नेता हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी, जिन्होंने 2017 में भी पूरी ताकत झोंकी थी आपके साथ। मैं अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी, आदिवासी वर्ग के लोगों को भी और सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस मंच से आश्वासन देता हूँ, सबने हमारा साथ दिया है और सबका हम साथ देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
बात जाति पर आई है तो जरा पहुंचते हैं ब्राह्मणों तक भी। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी से बड़े नाराज हैं और इसीलिए आप लोग जितिन प्रसाद की पैराशूट लैंडिंग करा रहे हैं, सबको एक एक करके कि कैसे, और क्योंकि आपको लड़ना भी है ब्राह्मण सम्मेलनों से, मायावती जी भी सतीश मिश्रा जी के थ्रू करा रही हैं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन कहकर शुरू कर रही है। ब्राह्मण नाराज हैं, ये अंदर अंदर आप लोगों की चिंता है? देखिए, ये रास्ता निकाल रहे हैं जनता के बीच में जाने का सपा बसपा के लोग। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी उस समय भी ब्राह्मण सम्मेलन किए गए थे, लेकिन उसका रहस्य क्या हुआ कि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा का सफाया हो गया और श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो 12 से 17 तक किसी ऐसे समाज की याद नहीं आई जिस समाज की आज वह बात करते हैं। और आज जब 17 से 22 उनकी विदाई हो चुकी है और अभी 25 साल तक उनके आने की कोई संभावना भी नहीं है, तब वो ऐसी बातें करते हैं। जो भी, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे किए हों, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पे किए हों, सब फ्लापसो साबित हुए, कोई समर्थन नहीं प्राप्त है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी इसी समर्थन के बल पर निरंतर आगे बढ़ रही। लेकिन सवाल ये क्यों उठ रहा है आखिर कि ब्राह्मण आप लोगों से नाराज हैं? सिर्फ 3 ऐसे मंत्री हैं सर, दिनेश शर्मा जी, एक उप मुख्यमंत्री श्रीकांत शर्मा और एक और छोड़कर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ब्राह्मणों को नहीं दिया गया है। और अब की बार ओबीसी सरकार वाले टोन में आपकी सरकार चली गई है, ब्राह्मणों की नजरअंदाज कर रही है। ये आरोप लग रहा है और लग रहा है ब्राह्मण नाराज हैं आपसे। ये आपके पास गलत सूचना है, इस सूचना को सुधार लीजिए। आप जब मतदान होगा, आप तो सर्वे करा करके चुनाव परिणाम आने से पहले ही देश की जनता, प्रदेश की जनता को दिखाया करते हैं कि ऐसा ऐसा, ना ब्राह्मण नाराज है, ना ठाकुर नाराज है, ना बैकवर्ड नाराज है, ना एससी नाराज है। सब भाजपा के साथ थे। भाजपा, हमने उनके लिए काम किया, ईमानदारी से सेवा की है, ना भ्रष्टाचार होने दिया है, ना गुंडागर्दी होने दी है। सम्मान देना, आस्थान देना, ये भाजपा का काम है। आज सबको हिस्सेदारी और सबको सम्मान मिल रहा है। इससे क्या समाज में संदेश है? केंद्र सरकार, भारत सरकार के मंत्री पद पर ऐसे ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व हुआ, ओबीसी वर्ग से आने वाले हों, अनुसूचित वर्ग से आने वाले हों, सामान्य वर्ग से आने वाले हों, ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व आज मिला है कि छाती चौड़ी है पूरे समाज की कि हमारे को भी हिस्सा मिला है। आप देश की बहुत प्रसिद्ध महिला पत्रकार हैं और महिलाओं को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी भारत की किसी सरकार ने, जब कांग्रेस ही, दिया है क्या? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। इसका संदेश है, सेवा हमारी प्राथमिकता है, सरकार के माध्यम से सुशासन हमारी प्राथमिकता है, गरीबी के खिलाफ संघर्ष हमारी प्राथमिकता है और हमारी लड़ाई शुरू हुई है, समाप्त नहीं हुई है। हम जब तक एक एक गरीब के जीवन में खुशहाली नहीं ला देंगे तब तक ये डबल इंजन की सरकार कोई हटाने में सक्षम नहीं होगा। आपने महिलाओं की बात की सर, तो हाथरस और उन्नाव सरकारी संरक्षण कैसे अपराधियों को मिले और पुलिस बर्बरता की निशानी बने, जिसमें पुलिस ने हमेशा एक ऐसा स्टांस रखा कि घटना घटी ही नहीं है। फिर बेटी को जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया, ये हाथरस और उन्नाव प्रतीकात्मक रूप से यूपी पुलिस के लिए और आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी, आप मतलब कह लीजिए, एक चुनौती है। अंजना जी, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? अंजना जी, चाहे हाथरस की बात करें चाहे उन्नाव की बात करें, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी अगर घटना इस प्रकार की घटती है तो वो केवल सरकार के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए वो बहुत दुखद होती है। लेकिन इस बात को मैं इस मंच से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार के अपराध को, किसी भी प्रकार के अपराधी ने अगर अंजाम देने का काम किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार ने जब से शपथ लिया है करने का काम किया है। और यह स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, गुंडे, अपराधी, माफिया, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले, चाहे समाज के प्रति अपराध करने वाले, चाहे व्यापारियों के प्रति अपराध करने वाले, चाहे पिछड़ों अनुसूचित वर्ग के प्रति अपराध करने वाले जो भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी सख्ती से पहले भी हुई है और आगे भी होगी। हमारी सरकार में कोई यह आरोप आप नहीं लगा सकती हैं या हमारे विपक्ष के नेता नहीं लगा सकते हैं कि हमारी सरकार में किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम किया गया है। अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर और तत्काल कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। ये पूरे प्रदेश में जो हमारी सरकार का कार्यकाल है, इस बात को पूरे प्रदेश की जनता ललकार करके, चिल्ला करके बोलती है। भाजपा ही नहीं बोलती, जनता बोलती है।
उन्नाव और हाथरस चूंकि दोनों का जिक्र हुआ है, तो उन्नाव में ये आरोप लगा कि बीजेपी नेता अपने रसूख के बल पर इतने दिन घूमते रहे, उनके पीड़िता के परिवार वालों को इतना उसकी वजह से झेलना पड़ा, पिता की मृत्यु तक हो गई। हाथरस में इसलिए मैंने कहा पुलिसिया बर्बरता, क्योंकि आप सोचिए कि जिसको आपके एडीजी बैठकर कह रहे थे, सर आपके एडीजी ने कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, और सीबीआई के केस में क्या पाया गया? तो फिर उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई जो की? दोषी हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और होगी, और जो जांच में सच सामने आएगा उस सच के आधार पर जो अपराधी ध्यान में आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको कोई बचा नहीं सकता है। अच्छा, ये विकास दुबे वाला जो इनकाउंटर स्ट्रैटेजी आपकी सरकार का और पुलिस का है, वो अब भी कायम रहेगा? देखिए, जो इनकाउंटर की बात आप कर रही हैं वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कोई पुलिस के ऊपर अपराधी गोली चलाएगा तो आप स्वाभाविक तौर से समझ सकते हैं गाड़ी कि पलट जाएगी। नहीं, गाड़ी नहीं पलट जाएगी, लेकिन अगर गोली पुलिस के ऊपर कोई चलाएगा तो पुलिस उनके ऊपर फूल नहीं बरसाएगी। अगर अपनी आत्मरक्षा करना है तो जवाब देगी। लेकिन वहां विकास दुबे से शुरू हुआ मामला फिर से वो जात वाला आ गया, क्योंकि उनके जो एसोसिएट थे, उनकी पत्नी खुशी दुबे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कई ब्राह्मण समाज के संगठन हैं जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और सरकार के स्तर पर उस पर विचार नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है उस मामले पे सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और किसी के साथ, हमारी सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी भी के साथ ऐसा व्यवहार करें, वो ब्राह्मण हो, वह क्षत्रिय हो, वह वैश्य हो, वह बैकवर्ड हो, वह एससी हो, किसी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और न्याय प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है, बहुत बड़े बड़े अपराधी, देश के बड़े बड़े अपराधों में गिने जाने वाले अपराध में कई मामले देश की सर्वोच्च अदालत तक जाते हैं, लोग बच भी जाते हैं और फांसी के फंदे पर भी लटकाए जाते हैं। लेकिन इस पे ये कहना हमारी सरकार की ओर से कोई भेदभाव किया गया हो, कानून के हिसाब से जो साक्ष्य मिले होंगे उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई होंगी। अब माननीय न्यायालय अगर उसमें जमानत देना चाहेगा तो हम सरकार जमानत दिलाने का काम नहीं करेगी, वो जमानत लेने का काम जो अभियुक्त होते हैं उनको या उनके पैरोकारों को करना पड़ेगा। आपने कहा कि फूल थोड़ी बरसाएंगे अपराधियों पर, तो ये क्या आप लोगों ने लिखित में दिया है सर पुलिस को, या मौखिक रूप पर? ये मतलब सरकारी ये छूट कैसे उन्हें दी गई कि आप सख्ती से जरूरत हो तो गोली दाग दीजिए? अंजना जी, ये सपा की सरकार अगर हो तो यह पुलिस, यही पुलिस होती है, यही प्रशासन होता है, यही बंदूक होती है, यही रिवाल्वर होता है, लेकिन वह रिवाल्वर, बंदूक, राइफल कभी भी अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती है। अगर कोई अपराधी चाहे कि जिले का जो कप्तान है वो अपनी कुर्सी से नहीं उठेगा, तो सपा की सरकार होगी तो नहीं उठेगा, वह जो आदेश देगा उसका पालन उस समय की पुलिस को करना पड़ता था। लेकिन हमारी पुलिस में इस बात की छूट जरूर है, जैसे सीमा पर छूट है वैसे प्रदेश में भी छूट है कि पहली गोली हमारी ओर से नहीं चलेगी, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमारे देश के सैनिक पर गोली चलाएगा तो इधर से गोला बरसेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पुलिस के जवान अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाएंगे और पकड़ते समय वह हमारे पुलिस के जवानों पर गोली चलाएगा, तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? कि उसको अपना हथियार रख करके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? यही बताइए कि लिखित में ऑर्डर दिया है आपने या मौखिक में दिया है? ये कानून अपना काम करता है, इसके आर्डर लिखित और मौखिक देने की आवश्यकता नहीं होती। कानून में जो अधिकार पुलिस को प्राप्त हैं उस अधिकार का प्रयोग करके अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपराधियों को जेल भेजने, अपराधियों को सजा दिलाने का काम या पुलिस का है, और पुलिस वह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसलिए सपा को सबसे ज्यादा जो दर्द है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने से है। गुंडे, अपराधी, माफिया सब समाजवादी पार्टी के शासन में इस प्रकार से फले फूले हैं और उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को हम 2022 में रोक लें, लेकिन अपराधी सब जानते हैं कि जनता नहीं रोकने देगी। जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए कमल फिर खिलेगा, भाजपा फिर आएगी और गुंडागर्दी का अब यह युग कम से कम 25 साल के लिए तो उत्तर प्रदेश से और देश से समाप्त हो गया। कोर्ट ऑर्डर से राम मंदिर बन रहा है, अब अयोध्या चलते हैं जरा, और उसका कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है? मोदी जी, फिर योगी जी, साल दर साल 5 अगस्त बड़ा दिन, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का काम करते हुए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन करते हुए राजनीति के अंदर काम करने के लिए मुझे बताया गया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन रामलला का भव्य मंदिर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बन रहा है, यह मोदी हैं इसलिए मुमकिन हुआ है। और फायदा नुकसान या जो हमारे विपक्षी हैं, हम
आप ही के कई मंचों पे हमने देखा है, विपक्ष का कोई नेता आता था, बैठता था कि भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया, हमने तारीख बता दिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो कार सेवा करने के लिए। लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर, या रामलला का मंदिर नहीं, इस राष्ट्र की एकता का मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे दुनिया के राम भक्तों की नज़र लगी हुई है, देश के राम भक्तों की नज़र लगी हुई है। और इसी रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ आपने देखा होगा, श्री राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखाते हुए आपने देखा था क्या? भाजपा की सरकार बनने से पहले बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा करते हुए देखा था क्या? श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 2013 में मैं विधायक था। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में प्रयागराज का कुंभ का मेला हुआ था, ये कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए थे, लेकिन भाजपा की सरकार देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बना दिया, तो इन्हें कुंभ प्रयागराज में भी जाना पड़ा और हरिद्वार में भी डुबकी लगाने जाना पड़ा। इनको समझ में आ रहा है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर अब प्रदेश और देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये परिवर्तन जो आया है वो इसी के कारण से आया। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुत्व पर किसी की बपौती थोड़ी है, हम भी हिंदू हैं। यही तो हमारी जीत है, हम तो यही कहते थे। अगर ये बात वो कहते हैं तो ये तो हमारी विजय है। और हम चाहते हैं कि अभी वो रामलला के दर्शन करें, कुंभ मेला का स्नान करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर सफाई करने वाले कर्मियों के चरण भी धो करके उनको सम्मानित करने का काम। पर आपकी पूजा असली, उनकी नकली क्यों? ये तो आप उनसे पूछे, वो जनेऊ दिखाते हैं, अगर वो असली होते तो सवाल ही नहीं आप करती मुझसे। सवाल ही इसलिए कर रही हैं कि उनका सब दिखावा है और हमारे अंदर असलियत है। मुस्लिम तुष्टीकरण की आपने बात की तो असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, आपकी टीम भी है, 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। विपक्ष का यही कहना है कि वो आपकी टीम भी है, ध्रुवीकरण करने के लिए आप उनको हर बार बुला लेते हैं। देखिए, ये विपक्ष का मामला है। हम एक बात कहते हैं, 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ये बात हम सदा कहते रहे और कह रहे हैं आज भी। सपा बसपा में जब एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़े, मोदी जी के खिलाफ लड़े, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। लेकिन तब भी हम 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए, 51% वोट लेने में कामयाब हुए। तो इसलिए कि हमने काम किया है, हमें काम के बदले आशीर्वाद मिला है। और इन्होंने धोखा दिया है, इनको धोखे के बदले में जनता ने सजा दिया है। और इन्होंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए। 5 साल का आप समय देख लीजिए, जैसे वर्षा आती है ना, तो वर्षा के समय मैं ये कहूँगा, आप अभी सवाल करेंगी, जैसे वर्षा के समय मेढक निकलते हैं और वह आवाज़ लगाते हैं, तो यह विपक्ष के तथाकथित नेता, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, यह सब चुनाव की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से जनता के बीच में जाते हैं। हम जनता की सेवा चुनाव हो तब भी करते हैं, चुनाव नहीं हो तब भी करते हैं। और मैं खुले मंच से चैलेंज करता हूँ, कोरोना संक्रमण काल के दौरान समाज के अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने सेवा की, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण काल के बीच में जनता की सेवा से दूर नहीं रहा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। और उस मंत्र में उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सरकार बनाए, इसके लिए नहीं है। संगठन का मतलब समाज की सेवा करना है। वह हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया। अभी दिनेश जी बहुत अच्छा नारा यहाँ पर दिया है, सर ने कहा कि 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो इस 60% में तो तीनों आप लोग, योगी जी, ये और आप तीनों शामिल हो गए हैं। अग्रणी से लेकर ओबीसी और ठाकुर तीनों आपने शामिल कर दिया। और 40 में से बंटवारा, मतलब ये कह रहे हैं मुस्लिम और नॉन यादव जो यादव हैं वो दूसरी तरफ है, यही कह रहे हैं ना? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंजना जी, आप स्पष्ट हो लीजिए। मैं चूंकि आज प्रतिशत में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये कोई भ्रम में ना रहे, ना अखिलेश जी भ्रम में रहे कि यादव उनका बंधुआ मजदूर, मायावती जी ये भ्रम में ना रहे कि जाटो उनका बंधुआ वोट दे रहा है। उसने हमें 14-19 में वोट दिया है, 22 में भी हमें अपना आशीर्वाद देगा, ये हम भरोसे के साथ, क्योंकि हम उनके घर दे रहे हैं, आवास उनको दे रहे हैं, उनके घर में बिजली लगा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे पंचायत के मंच में? नहीं, देखिए, माननीय केशव जी वरिष्ठ नेता हैं और इनका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो सत्यता के निकट है। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी, संप्रदायवादी, क्षेत्रवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर
राष्ट्रवादिता और भारतीय संस्कृति और संस्कार के अनुसार चलने वाली एक अनुगामी पार्टी है। इसलिए जो जातिवाद की जो लोग बात करते हैं वो संकीर्ण दायरे में उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहते हैं। और केशव जी जो कह रहे हैं वो सही है कि सब में हमारा अस्तित्व है। 325 निश्चित तौर से अगर 325 से कम हम सीट लाते हैं तो अखिलेश यादव जी को थोड़ा भ्रम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 47 से 48 सीटें जीत जाएंगे तो लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा बढ़ा ले गए हैं। मायावती जी 19 से अगर वो 20 हो जाएंगी तो लगेगा कुछ ज़्यादा। अगर कांग्रेस 7 से 8 सीट जीत गई तो वो भी लगेगा कुछ उनकी मजबूती हो गई है। लेकिन हमें लगता है कि हम जितने मजबूत 2017 में थे उससे अधिक मजबूत हम 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। हर सवाल का आपने जवाब दिया, धन्यवाद।